हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या करना है कि किसी एक पॉइंट पे कोई एक हम टेस्ट चार्ज लेंगे और उसके ऊपर मल्टीपल चार्जेज की वजह से जो उसके ऊपर टोटल फोर्स होगा वो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपका टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। के बाद हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया। कूलम्ब्स लॉ हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए पहले आपको कूलम्ब्स लॉ जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कल हमने जो कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था तो मैथमेटिकली मैंने उसको इस तरह से लिखा था, किन्हीं भी दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो इस तरह से मैंने लिखा था मैथमेटिकली। जो दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस तरह से लिखेंगे। फिर हमने इसको बाद में वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, तो वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे आप इस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं कि दो एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट P, और पॉइंट P पर जो है एक चार्ज है जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज जो है एक स्मॉल चार्ज है, चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, कम होगा। और इसके आसपास कुछ पॉइंट मैंने लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज Q2 है। तो पहले हम दो के लिए ही डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, 2 3 4 5 जितने मर्जी आप चार्ज यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे ओरिजिन है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे R1 से, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको मैं लिख देता हूँ R0, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिख देता हूँ R2 से। ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आपको पता होगा क्या होते हैं, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। और ये जो है इनको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सारे ये तो पोजीशन वेक्टर हैं, ये जो है इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। और ये आपको बन जाएगा, देखो R10 लिखो, R01 लिखो, मैग्नीट्यूड की बात हमने करनी, R10 ये एक वेक्टर हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी तरह से एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम ये बना लेंगे R20। ओके, देखिए क्या फाइंड करना हमने, वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर मैं लिखूँगा वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक force. We have to find net electrostatic force on the charge, जो कि हमने टेस्ट चार्ज लिया है at point P पॉइंट पर हमने जो ये टेस्ट चार्ज लिया है, हमने इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो सबसे पहले देखिए Q1 की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होगा, देखो मान लेते हैं जो जितने भी हमने यहाँ पे चार्ज लिए, ये जो टेस्ट चार्ज है इसका नेचर भी पॉजिटिव है,
Q1 का नेचर भी पॉजिटिव है और Q2 का नेचर भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो Q1 की वजह से जो फोर्स होगा, ऑब्वियसली बात है, रिपल्सिव फोर्स होगा, इस तरह से इधर लगेगा। इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 0, यानी कि टेस्ट चार्ज ड्यू टू 1। इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इधर जाएगा, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स हमने फाइंड किया, तो नेट फोर्स मान लीजिए मैं लिख देता हूँ उसको, नेट फोर्स आपका F है, या चाहो तो F नेट ऐसे लिख दो, ये बनेगा आपका F01 प्लस F02, यानी कि जो फोर्स इस पार्टिकल इस चार्ज ने लगाया और जो फोर्स इस चार्ज ने लगाया, उन दोनों का वेक्टर सम, वो तभी तो हमारे पास नेट फोर्स आएगा। और ये जो वैल्यू है ये कैसे आप निकालोगे, F01 का मतलब कैसे आप फाइंड करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो ये हम स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया था कि अगर मीडियम की बात नहीं हो रही तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो है वो फ्री स्पेस लेके करोगे। और चार्ज यहाँ पर है Q1 Q0, उनके बीच का जो सेपरेशन है R10, इसका मोड आपने लेना है, यानी कि मैग्नीट्यूड लेना है, उसका स्क्वायर करना है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी, एक यूनिट वेक्टर से आप डिनोट कर सकते हो, R10 कैप आप यहाँ पर ले सकते हैं। R10 कैप क्या है, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया है R10 कैप, और इस डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ R20 कैप। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आपको पता होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका काम होता है डायरेक्शन को असाइन करना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q0, सॉरी यहाँ पर Q2 आएगा, अभी Q1 की वजह से फाइंड कर चुके हैं। सेपरेशन जो है R20, इसका मोड लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, डायरेक्शन होगी R20 कैप। अब इसमें जो क्वांटिटी कॉमन है आप उसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो है इसको मैं चाहूँ तो ये जो क्वांटिटी है इसको बाहर लिखूँगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 भी जो है बाहर आ जाएगा। तो इस इनसाइड क्या रहेगा, Q1 डिवाइडेड बाय R10 वेक्टर लिखो, या सिंपली आप इसको R10 भी लिख सकते हो, R10 इसका स्क्वायर, क्योंकि एक स्केलर हो जाएगा, सॉरी हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी R10 कैप प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R20 स्क्वायर R20 कैप। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया नेट फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज जो हमने P पॉइंट पर रखा हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टिकल हो, इसके आसपास हो सकता है बहुत सारे पार्टिकल हो, n पार्टिकल हो सकते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पर आ गया इस तरह से Q3, और कोई पार्टिकल इस तरह से करते करते यहाँ पर मान लीजिए पहुँच गया Qn, n कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो वहाँ पर हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू, नेट फोर्स बढ़ेगा आपका इसी तरह से आप लिखेंगे कि फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 प्लस ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3 प्लस अप टू कहाँ तक, जितने भी चार्ज पार्टिकल आपने लिए हैं, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज, इस तरह से। और जब आप इसको ऐड करोगे तो आप इसी तरह से, यही मेथड से आप इसको ऐड करोगे और सेम क्वांटिटी आप इस तरह से कॉमन लेंगे, और ये इनसाइड में ये जो वैल्यू है ये n तक जाएगी। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो नेट फोर्स आपके पास आएगा वो नेट फोर्स आपके पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q0, ये कॉमन है तो ये बाहर आएगी क्वांटिटी, और यहाँ पे रहेगा Q1 डिवाइडेड बाय R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस अप टू Qn डिवाइडेड बाय Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। तो ये वैल्यू आएगी। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि जब हमको किसी एक पॉइंट पे मल्टीपल चार्जेज की वजह से फोर्स निकालना होता है तो वहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। एक बात का आपने इसमें विशेष ध्यान रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो जब भी किसी पॉइंट पर हमको टोटल फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो आपने उसको ऐड करने के लिए विशेष ध्यान रखना है कि उसको ऐड हम सिंपली नहीं कर सकते, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कोई कंटेनर है उसके अंदर पहले 5 kg कुछ मास था, आपने 2 kg और ऐड कर दिया तो टोटल 7 हो गया। और इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में लग रही है, आप जोड़ सकते हैं सिंपली। 2 क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट लग रही है, वहाँ पर भी आप उसको क्या करेंगे, उसको माइनस करके उसमें जोड़ देंगे। लेकिन अगर 2 क्वांटिटी कुछ न कुछ एंगल बना रही है एक दूसरे के साथ, तो तब जोड़ने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। ट्राइंगल लॉ के बारे में आपने सुना होगा, पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वेक्टर एडिशन का वो आपने सुना होगा। तो वो मेथड से हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे देख लेते हैं एक टॉपिक और इसमें, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे हमारे काम आएगा। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे अभी, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है कि अभी तो थोड़ी देर पहले हम जो चार्ज में पढ़ के आए हैं कि चार्ज जो है वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है। अब साथ में तो हम बोल रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। और साथ में मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, जब आप इसको थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, कि हम कॉन्टिन्यूस को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कई बार थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी डिफ़र करती हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हमने दिया, उस बॉडी को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो इतना ज़्यादा चार्ज है, उसको अगर हम डिस्क्रीटली उसको हैंडल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स जो हमको निकालने हैं, जो मैथमेटिकल हमने वहाँ पे करना है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, हम देखो मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं, आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, समेशन पढ़ते हैं, ओके, आप लॉगरिथम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? ये चीज़ें जो हमको रिजल्ट चाहिए, जो हमको कैलकुलेशन चाहिए, उसको सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक वैसा ही एक मेथड है जिससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती थी चार्ज को डिस्क्रीट मान के, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए हमने चार्ज को यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मान लिया है। हालांकि जो रिजल्ट आएगा, अगर डिस्क्रीट मान के हम करें और कॉन्टिन्यूअस मान के हम करें, रिजल्ट डिफ़र करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करता। अप्रोक्सीमेटली या फिर नियरली जो है रिजल्ट सेम ही आता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि रिजल्ट यहाँ से एक्यूरेट आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे नाम से आप समझ पा रहे हैं, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, क्या बोलेंगे इसमें, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज continuously distributed, okay, when electric charge is continuously distributed over a, ओवर आ के बाद अब आगे क्या है, अलग अलग तरह का सरफेस हो सकता है। ये चार्ज लाइन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ये किसी सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, और ये किसी वॉल्यूम के अंदर भी हो सकता है, थ्रू आउट द वॉल्यूम हो सकता है। तो ओवर आ लाइन सरफेस और वॉल्यूम, ओवर तो नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम तो फिर वो इनसाइड द वॉल्यूम आप बोल सकते हैं। वॉल्यूम इज नोन एज क्या बोलेंगे इसको, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलेंगे। 3 तरह का होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरह का होगा। लीनियर, ये जिसको आप बोल सकते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होगा, एक लाइन के ऊपर, एक वायर के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, कोई एक सरफेस होगा, जैसे ये बोर्ड ही मान लो, इसके सरफेस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मैंने कुछ एक सरफेस ले लिया है, इस सरफेस के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, ये भी हो सकता है कुछ भी चार्ज। इसकी जैसे मान लीजिए हमने ये बड़ा केस लिया था, इससे पहले बड़ा मान लीजिए लेंथ इसकी टोटल है L और चार्ज इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो मान लीजिए Q है। यहाँ पर सरफेस का एरिया मान लीजिए A है, तो और चार्ज जितना सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो मान लीजिए Q है। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, चार्ज जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड क्यूब, तो पूरे थ्रू आउट द बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए टोटल चार्ज मैंने Q इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो सॉलिड क्यूब है इसकी जो वॉल्यूम है मान लीजिए वो कितनी है, V है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कंडक्टिंग बॉडी में तो नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग आप सॉलिड ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि थ्रू आउट द बॉडी जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये है थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन। देखो जो फर्स्ट है, इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैसे करूँगा, व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन। किसी लाइन के ऊपर जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लाइन है या फिर एक वायर है, कुछ भी मान लीजिए, उसकी लेंथ L है और उसके ऊपर हमने जो है चार्ज Q चार्ज हमारे पास था, उस Q चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज़ और आप इतनी इसमें नोट करनी है कि अगर एक लाइन है, लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी की बात भी होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है टोटल चार्ज ओवर अ लाइन सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है भाई, एक लाइन है मान लीजिए, जैसे आप ये देख सकते हैं, मार्कर है, इसके ऊपर मान लीजिए मैंने कुछ चार्ज Q चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो कैसे देखोगे डेंसिटी को, टोटल चार्ज कितना है और वायर की टोटल लेंथ कितनी है, उसका जो रेशो होगा वो आपको चार्ज डेंसिटी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी में बात करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है इसका सिंबल होता है लैम्डा, याद रखना आपने। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, लैम्डा होता है। और इसको कैसे डिफाइन करोगे, अब डेफिनेशन बहुत आ रही है इसमें बार बार। लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ऐसे बोल सकते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मेरे को लैम्डा लिखना हुआ तो कैसे लिखूँगा, भाई पूरी वायर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q है, वायर की लेंथ कितनी है, L है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या बनेगी, आप फॉर्मूला देख के बता सकते हैं, ऐसा यूनिट क्या बन रही है, फॉर्मूला देख के बता सकते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली
यूनिफॉर्मली ओवर आ सरफेस। जब किसी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर भी फिर वो डेंसिटी की हम बात करेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका सिंबल होता है सिग्मा। ओके, सिग्मा। तो सिग्मा क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा सिग्मा का? देखो सिग्मा क्या है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, ऐसे बोलेंगे। डिफाइन अगर करना होगा तो इसको कैसे करेंगे, इट इज़ द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज देखो सरफेस के ऊपर कितना है, क्यू, और टोटल एरिया कितना है सरफेस का, ए। तो ये आपका बन गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी भी ऐसा यूनिट की अगर बात करें, इसकी भी नहीं, इसकी यूनिट अलग होगी थोड़ी सी। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिट बढ़ेगी, ठीक है। आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पे। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम। थर्ड जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो क्या होता है, व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड अ वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम के अंदर थ्रू आउट, कोई स्फीयर हो सकता है, कोई सॉलिड क्यूब हो सकता है, तो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, पूरे उसके वॉल्यूम में जो है चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हमने कर रखा है, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर भी डेंसिटी की हम बात करेंगे, तो डेंसिटी होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसका सिंबल होता है रो। ओके, सरफेस के लिए सिग्मा और वॉल्यूम के लिए रो। कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको बोलते हैं RHO, रो। फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितना चार्ज है पूरी वॉल्यूम में, क्यू है, और टोटल वॉल्यूम कितनी है, V है। तो ये जो है रो का फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट की बात करें, ऐसे यूनिट, तो क्या बनेगी, देखो चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो कूलाम पर मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यहाँ पर यूनिट हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया है कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमने आज दो टॉपिक डिस्कस किए। एक तो हमने डिस्कस किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, दूसरा कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में